हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। इसका रेट लेवल 2 साइंस मैथ का जो आपके माइनर टेस्ट नंबर 4 हुआ था और जो कि हुआ था आपके 31/8/2025 को, उसका आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं और उसकी सटीक आंसर की आपको बताने वाले हैं। और इससे पहले हमने माइनर टेस्ट नंबर 3, माइनर टेस्ट नंबर 2 और माइनर टेस्ट नंबर 1 सॉल्व करवा दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाना है, सबसे पहले चैनल को करना है सब्सक्राइब और इसके बाद आपको प्लेलिस्ट पर क्लिक करते ही सारे के सारे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो एक बार जाकर जरूर देखिएगा ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। चलो शुरू करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 से। रीट लेवल 2 साइंस मैथ का माइनर टेस्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन का उप प्रकार नहीं है। यानी कि जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन होते हैं, इसका उप प्रकार कौन सा नहीं है, वो आ जाएगा आपके उप उष्ण पर्वतीय जो वन है, ये इसका आपके उप प्रकार नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर आपको दे रखा है, प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के जो वन है, इनको आपके 3 भागों के अंतर्गत बांटा गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार कौन से जिले के वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। तो सर्वाधिक कमी जो है वो आपको जालौर जिले के अंतर्गत मिलने वाली है भाई। सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कमी यानी कि वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक कमी जो है वो आपके जालौर जिले में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 4 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करके सत्य कोट का चयन करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि ढाक या पलास की पत्तियों को टिमरू कहते हैं। तो ये इसमें आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि पलास और ढाक को आपके जंगल की आग कहते हैं, लेकिन इसकी पत्तियों को टिमरू नहीं कहा जाता है। ये आपके गलत हो जाएगा भाई। दूसरा दे रखा है आपको कि अर्जुन वृक्ष झालावाड़ जिले में बहुतायत में मिलता है। बिल्कुल सही है। और तीसरा दे रखा है, महुआ वृक्ष आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है। ये भी बिल्कुल आपके सही है। तो बी और सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान वन विभाग रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य में अभिलिखित वन क्षेत्र है वो कितने हैं। यानी कि जो अभिलिखित वन क्षेत्र है वो कितना प्रतिशत रहता है या कितना क्षेत्र है। तो वो आ जाएगा आपके इसमें 33,014 वर्ग किलोमीटर है वो वन क्षेत्र, आप अभिलिखित वन क्षेत्र विस्तार राजस्थान के अंदर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी 6 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, ISFR 2023 के अनुसार 2021 की तुलना में राजस्थान में वन क्षेत्र में दर्ज हुई है। तो इसमें आपको मिलेगी नगण्य वृद्धि है वो दर्ज हुई है भाई। 2023 के अंदर 2021 की अगर तुलना की जाए तो इसमें आपको नगण्य वृद्धि देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 7 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित घास और संबंधित दे रखा है विस्तार क्षेत्र, इसमें से कौन सा असुमेलित युग में उसका आपको चयन करके लिखना है। तो सबसे पहले दे रखा है बुर घास, तो ये आपको मिलेगी बीकानेर में। दामन घास ये आपको है जैसलमेर के अंदर जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, इसमें आपको दामन घास है, सेवन घास मिलने वाली है। और खस घास ये आपके भरतपुर और धौलपुर में मिलती है, लेकिन मोचिया घास आपको बाड़मेर के अंदर नहीं मिलने वाली। तो ये इसमें आपके असुमेलित हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 8 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान वन नीति 2023 कब जारी की गई। तो राजस्थान वन नीति 2023 जो है वो आपको 5 जून को जारी की गई थी भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो राजस्थान में रक्षित वनों का जो सर्वाधिक विस्तार है वो आपके 12 जिले में पाया जाता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर दे रखा है आपको, राजस्थान वन विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के 2% से कम क्षेत्र पर वन क्षेत्र रखता है। तो वो आ जाएगा आपके जैसलमेर जिला जो है वो अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र से 2% से भी कम क्षेत्र पर इसके वृक्ष पाए जाते हैं। यानी कि टोटल जैसलमेर को अगर आप 100% मानो तो इसके केवल और केवल 2% पर आपके वन क्षेत्र पाए जाते हैं भाई। तो इसमें आ जाएगा जैसलमेर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपको उपयुक्त विशेषता वाला कौन सा वन रहता है उसका आपको चयन करना है। पहला आपको दे रखा है कि ये वन 240 से लेकर 760 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इन वनों का विस्तार क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान के अंदर है। तो वो वन आपके मिलेंगे, धोकड़ा वन पाया जाता है भाई, जो कि 240 से लेकर 760 मीटर ऊंचाई पर पाए जाते हैं और ये रेगिस्तान को यानी कि मरुस्थलों को छोड़कर बाकी सभी स्थानों पर ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपको दे रखा है,
कि राजस्थान में उपोष्ण पर्वतीय वनों का विस्तार है। तो राजस्थान के अंदर जो उपोष्ण पर्वतीय वन है इनका विस्तार है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो आ जाएगा आपके आबू पर्वतीय क्षेत्र में उपोष्ण पर्वतीय वनों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 13 नंबर आपको दे रखा है, पलास वन निम्नलिखित में से किन जिलों में पाया जाता है। यानी कि जो पलास वन है जिसे जंगल की आग भी कहते हैं, ये राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है, तो वो आ जाएगा आपके उदयपुर जिला, राजसमंद जिला और पाली जिले के अंदर पलास के वन है वो बहुतायत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 14 नंबर आपको दे रखा है, ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र का विस्तार है। तो राजस्थान के कितने भाग पर है वन क्षेत्र पाया जाता है, तो वो आपको मिलेगा 9.6% भाग पर आपके इसमें वन क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर दे रखा है आपको, ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान में दूसरा सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है, तो वो आपको मिलेगा अलवर जिला जो है ये दूसरा सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 16 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में शुष्क सागवान वनों का सर्वाधिक संकेंद्रण है। तो राजस्थान में जो शुष्क सागवान वन है इनका सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है, तो वो आपको मिलेगा राजस्थान के दक्षिणी भाग में इसका सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। इनकी सागवान वन जो है वो दक्षिणी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पाए जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 17 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में ओरण क्या है। तो राजस्थान में जो एक वर्ड होता है राजस्थानी की ओरण, जिसको हम किसी भूमि को विशेष रूप से हम ओरण कहते हैं, तो वो क्या होती है, तो इसमें आपके रहता है कि पर्यावरण संरक्षण की पवित्र उपवन परंपरा होती है, स्थानीय देवी देवताओं को समर्पित सामुदायिक रूप से संरक्षित क्षेत्र या जो ज़मीन होती है उसे आपके ओरण कहा जाता है, और ग्रामीण समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से प्रतिबंधित और संरक्षित क्षेत्र रहता है तो उसे भी ओरण कहा जाता है। इनके उपरोक्त सभी कथन है वो ओरण के बारे में सत्य रहता है भाई, कि वो केवल और केवल पर्यावरण संरक्षण, यानी कि उस पर न तो आप कोई वृक्ष कटाई कर सकते हो और ना वहाँ पर खेती की जा सकती है, वो केवल और केवल कहते हैं ना गोचर भूमि की तरह होती है कि भाई गायों और जानवरों के लिए चरने के लिए छोड़ी जाती है, कि यहाँ पे न तो कोई खेती करेगा न कोई वृक्षों की कटाई करेगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 18 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष कर्म से गोंद एवं कत्था के सर्वोत्तम स्रोत है। तो गोंद और कत्थे के सर्वाधिक अच्छे स्रोत कौन से वृक्ष रहते हैं, तो वो आ जाएगा आपके सालर और खैर, क्योंकि सालर वृक्ष से अच्छा गोंद प्राप्त होता है और खैर के आपको पता है कत्था तैयार होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 19 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष युग्म उष्ण कटिबंधीय कटीले वन से संबंधित है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो उष्ण कटिबंधीय कटीले वन क्षेत्र से संबंधित कौन सा आपके वृक्ष रहते हैं, तो इसमें आपके आ जाएगा कि जो जाल और फॉग है ये आपके उष्ण कटिबंधीय कटीले वनों के अंतर्गत पाए जाते हैं भाई, जाल और फॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 20 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित अधिनियम और लागू वर्ष में से सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो सही सुमेलित युग्म की आपको पहचान करनी है, तो इसमें आपके पहला युग्म है वो सही हो जाएगा कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम जो है ये आपके 2002 के अंदर लागू किया गया था, तो ये बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 21 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना राज्य के कितने जिलों में संचालित है। तो राज्य वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना राज्य के कितने जिलों में संचालित है, तो वो आ जाएगा आपके 13 जिलों के अंदर ये परियोजना है वो संचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 22 नंबर आपको दे रखा है, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। तो अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार जो है वो आपके वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में और वन संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि ए और सी आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 23 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दे रखा है वन्य जीव संरक्षण स्थल, सूची 2 में दे रखा है मुख्य जीव, तो इसमें आपको सुमेलित करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है सरिस्का अभयारण्य, तो सरिस्का अभयारण्य में आपको हर एक कबूतर देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। और कुंभलगढ़, तो कुंभलगढ़ अभयारण्य जो है यहाँ पर आपको मिलेंगे भाई जो भेड़िया वगैरह है ये सर्वाधिक कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास में मिलने वाला है, यानी कि 1 नंबर। फिर आ रखा है जयसमंद झील, तो जयसमंद का जो एरिया आता है अभयारण्य वगैरह है और पास में बीच में झील है और झील के चारों में वो जयसमंद अभयारण्य है, तो इसमें आपको मिलने वाला है जलीय जीव जो है वो आपको मिलेंगे जयसमंद झील के अंदर, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 3। फिर दे रखा है ताल छापड़ जो कि चुरू के अंदर है, यहाँ पर आपको प्रवासी पक्षी जो कुर्जा हैं ये आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 2 नंबर। तो 4 1 3 2 4 1 3 2 इनका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 24 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान स्थित कंजर्वेशन रिजर्व के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। क्योंकि कंजर्वेशन के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है। तो वर्तमान में राज्य में कुल 37 कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है, तो इसमें आपके बिल्कुल सही है। अभी राजस्थान में अगर वर्तमान में देखा जाए तो 37 कंजर्वेशन रिजर्व है स्थित है। और रणखार कंजर्वेशन रिजर्व है जंगली गधों हेतु प्रसिद्ध है, तो ये आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा कि रणखार कंजर्वेशन रिजर्व है ये आपके जंगली गधों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, महासीर यानी कि बड़ी झील उदयपुर राज्य का नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है, तो ये आपके इसमें असत्य हो जाएगा। तो इसमें आपके ए और बी दोनों आपके सत्य रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 25 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित शुभंकर और जिला में से असुमेलित युग्म है। तो एक तरफ शुभंकर दे रखा है, सामने संबंधित जिला दे रखा है, इसमें से कौन सा है वो असुमेलित युग्म है उसकी आपको पहचान करनी है। तो जल पीपी जो है ये आपके बांसवाड़ा का शुभंकर है, चित्तल जो है ये आपके जयपुर का शुभंकर है, राजहंस जो है ये आपके नागौर का शुभंकर है, लेकिन जो खड़मोर है ये आपके भीलवाड़ा का शुभंकर नहीं रहता है, तो ये इसमें आपके असुमेलित हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 26 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से जून 2025 में राजस्थान की नवसर्जित रामसर साइट स्थल है। तो अभी 2025 जून के अंदर 2 साइडों को रामसर साइट में शामिल किया है, तो वो कौन कौन सी है? तो वो एक आ जाएगी आपकी खिच्चन फलोदी वाली और एक आ जाएगी आपकी मेनार उदयपुर, यानी कि ए और सी इसमें आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आपके सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 27 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना यानी कि फेज़ 2 के अंतर्गत राज्य के कितने वन्य जीव अभयारण्यों को शामिल किया गया था? तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना जो फेज़ 2 है इसके अंतर्गत राजस्थान के कितने वन्य जीव अभयारण्यों को शामिल किया गया? तो वो इसमें आपके आ जाएगा 7 वन्य जीव अभयारण्यों को शामिल किया गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में संचालित मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम में केंद्र तथा राज्य का जो क्रम से हिस्सा है वो कितना कितना रहता है? तो वो आ जाएगा आपके इसमें केंद्र का तो है 75% और राज्य का रहता है आपके 25%, यानी कि 75:25 का रेशियो आपके इसके अंतर्गत रहता है अभी मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 29 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से कौन से स्थान पर घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है? तो जो घड़ियाल के संरक्षण के लिए घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है ये आपके स्थापना हो रही है भाई पाली घाट सवाई माधोपुर के अंदर इसकी स्थापना की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपके इसमें करेक्ट हो जाएगा, पाली घाट सवाई माधोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 30 नंबर आपको दे रखा है, धौलपुर करौली बाग परियोजना में सम्मिलित क्षेत्र नहीं है। तो धौलपुर करौली बाग परियोजना जो है इसमें कौन सा क्षेत्र है वो सम्मिलित नहीं है? तो वो आ जाएगा आपकी रामसागर वन विहार जो है वो इसमें सम्मिलित क्षेत्र नहीं रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान स्थित निम्न वन्य जीव संरक्षण स्थल का दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित क्रम है। तो जो वन्य जीव संरक्षण स्थल पाया जाता है इसमें दक्षिण से उत्तर की ओर आपको क्रम में कौन कौन से आपके अभयारण्य रहते हैं या कौन कौन से संरक्षण स्थल रहते हैं उसको लिखना है। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा सीता माता अभयारण्य, फिर आएगा रामगढ़ विस्तारी, फिर आएगा रामसागर वन विहार और सबसे लास्ट में आ जाएगा केवला देव अभयारण्य, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके करेक्ट रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 32 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया गया था? तो वो आ जाएगा आपकी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान वनीकरण एवं जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम वित्त पोषित है। तो ये कार्यक्रम है वो किसके द्वारा या किस एजेंसी के द्वारा वित्त पोषित रहता है? तो वो इसमें आपके आ जाएगा जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी यानी कि जायका के द्वारा आपके ये वित्त पोषित होता है भाई। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 34 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। तो सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा रहता है? तो वो आपके इसमें आ जाएगा कोटसर समतसर जो चूरू बीकानेर के अंदर स्थित है, ये आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35 नंबर आपको दे रखा है, बागदर्रा उदयपुर निम्न में से किस वन्य जीव संरक्षण स्थल के रूप में प्रसिद्ध है?
यानी कि जो बाघ दर्रा आपके उदयपुर में स्थित है, ये निम्न में से किस वन्य जीव संरक्षण स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपके इसमें रहने वाला है तो मगरमच्छ संरक्षण पार्क है, इसके लिए ये बाघ दर्रा उदयपुर है वो प्रसिद्ध है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 36 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। यानी कि सूची 1 में दे रखे आपको धार्मिक स्थल, सूची 2 में दे रखे आपको जिले, आपको इनका मिलान करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले जो आपको आएगा वो इसमें आपके रहने वाला है कि भद्रकाली माता का मंदिर, तो वो आ जाएगा आपके हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर, यानी कि पहले में आ जाएगा आपके 4। फिर दे रखा सालासर बालाजी का मंदिर, तो सालासर बालाजी का मंदिर आ जाएगा आपके चुरू के अंदर, यानी कि आ जाएगा 2 नंबर। फिर आपको दे रखा है इसमें सियानन का मंदिर, तो जो सियानन का मंदिर है ये आपको मिलने वाला इसमें आ जाएगा कि जो ये आपके गंगानगर है, इसमें आपको मिलेगा सियानन का जो मंदिर है ये आपको गंगानगर के अंदर देखने को मिलेगा भाई। तो इसमें आपका आ जाएगा 3 नंबर। यानी कि भांडासा जैन मंदिर, तो भांडासा जैन मंदिर आपको मिलेगा बीकानेर के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो इसमें आपके आ जाएगा 4 2 3 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 2 3 1, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही इसमें आपके सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 37 नंबर आपको दे रखा है, खुदा बख्श बाबा की दरगाह पाली ज़िले में किस स्थान पर स्थित है? तो खुदा बख्श बाबा की जो दरगाह है वो पाली ज़िले में किस स्थान पर स्थित है? तो वो स्थान आपके आ जाएगा सादड़ी पाली में स्थित है खुदा बख्श बाबा की दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 38 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस स्थान को चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गुजरातरा प्रदेश की राजधानी के रूप में उल्लेखित किया है? तो ह्वेनसांग ने कौन से स्थान को गुजरातरा प्रदेश की राजधानी के रूप में उल्लेखित किया? तो वो आ जाएगा आपके बीनमाल या फिर कह सकते हैं श्रीमाल। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 39 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा धार्मिक स्थल जोधपुर जिले में स्थित नहीं है? तो जोधपुर जिले में कौन सा स्थल स्थित नहीं है उसका चयन करना है। तो चामुंडा माता का मंदिर ये आपके मेहरानगढ़ जिले में, मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। और पीपला माता का मंदिर ये भी आपके जोधपुर में स्थित है। निम्बों का नाथ महादेव मंदिर ये आपके भाई जोधपुर में नहीं है। और सच्चाई माता का मंदिर ये भी आपके जोधपुर के ओसिया स्थान पर स्थित है, लेकिन निम्बों का नाथ जो महादेव मंदिर है ये आपके जोधपुर में स्थित नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 40 नंबर आपको दे रखा है, चौमुखा जैन मंदिर पाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। कि कौन सा कथन है वो असत्य है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो ये रणकपुर जैन मंदिरों का भाग है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण धरणकसा व रत्नासा नामक 2 भाइयों ने करवाया था, बिल्कुल सही है। और मंदिर का निर्माण कार्य मंडन नामक शिल्पी के मार्गदर्शन में होता है, ये आपके इसमें हो जाएगा गलत। इसे खंभों का अजयबघर भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है भाई। जो चौमुखा जैन मंदिर है पाली वाला, इसको खंभों का अजयबघर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 41 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराड़ू के जो मंदिर है इनको राजस्थान के खजुराहो भी कहा जाता है भाई। और अगर आपको पूछ ले जैसे मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं, तो मेवाड़ का खजुराहो आपके आ जाएगा अंबिका माता का जो मंदिर है, जगत अंबिका माता का मंदिर उदयपुर, उसे कहते हैं मेवाड़ का खजुराहो। और एक आता है आपके जैसे हाड़ौती का खजुराहो, तो हाड़ौती का अगर खजुराहो पूछे आपसे तो इसमें आपको लिख देना है बंड देवरा जो शिवालय है, बंड देवरा शिवालय ये आपके रहता है हाड़ौती का खजुराहो। और जगत अंबिका माता का मंदिर आ जाएगा मेवाड़ का खजुराहो। और राजस्थान का खजुराहो पूछे तो वो आ जाएगा आपके किराड़ू के मंदिर जो कि बाड़मेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 42 नंबर आपको दे रखा है, असुमेलित का चयन कीजिए। कि कौन सा आपके असुमेलित है उसका चयन करके लिखना है। तो पहला दे रखा है भरतपुर, तो भरतपुर को कहते हैं राजस्थान का सिंहद्वार, उदयपुर को कहते हैं पूर्व का वेनिस, और जयपुर को कहते हैं पूर्व का पेरिस। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। उदयपुर को कहते हैं पूर्व का वेनिस और जयपुर को कहते हैं पूर्व का पेरिस। बूंदी को कहते हैं सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, यानी कि बावड़ियों का शहर, बिल्कुल सही है। और भीलवाड़ा को कहते हैं ग्रेनाइट सिटी, ये इसमें गलत हो जाएगा भाई। ग्रेनाइट सिटी जो है वो आपके आता है जालौर जिला, उसको कहते हैं ग्रेनाइट सिटी। और जो भीलवाड़ा है इसे कहते हैं आपके वस्त्र नगरी या फिर टेक्सटाइल सिटी। ठीक है ना, तो ये इसमें आपके हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके इसमें असुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 43 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें आपको किस स्थान की ओर इंकित किया जा रहा है उसको आपको पहचानना भी है। ठीक है ना, पहला दे रखा है कि 9वीं से 10वीं शताब्दी में शैव उपासना का प्रमुख केंद्र रहा है। यानी कि जिस स्थान के बारे में बात कर रहा है ये 9वीं से 10वीं शताब्दी में शैव उपासना का प्रमुख केंद्र रहा है। और यहाँ 10वीं शताब्दी में निर्मित भगवान शिव को समर्पित घटेश्वर मंदिर भी स्थित है। और यहाँ महाराणा प्रताप की छतरी भी स्थित है। तो महाराणा प्रताप की छतरी से आप इस स्थान का पता लगा सकते हो कि वो स्थान आपके बारडोली रहने वाला है।
तो इसमें आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बारडोली इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 44 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, बोरा संत अब्दुल रसूल की मज़ार कहाँ स्थित है। यानी कि बोरा संत जो है अब्दुल रसूल, इसकी मज़ार है वो कहाँ स्थित है, तो वो आपके बांसवाड़ा में अब्दुल रसूल की मज़ार स्थित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 45 नंबर आपको दे रखा है, सीताबाड़ी मंदिर के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो सीताबाड़ी मंदिर के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से असत्य कथन की पहचान करनी है। तो ये मंदिर बूंदी जिले में स्थित है, ये पहला ही कथन आपका गलत हो गया भाई। सीताबाड़ी है वो बारा के अंदर स्थित है, न कि बूंदी के अंदर। यह मंदिर सीता माता व लक्ष्मण को समर्पित है, बिल्कुल सही है। यहाँ लगने वाले मेले को शहरी जनजाति का कुंभ कहा जाता है, बिल्कुल सही है भाई। बेणेश्वर मेला उसे कहते हैं आदिवासियों का कुंभ, लेकिन जो शहरी जनजाति का कुंभ है यह आपके सीताबाड़ी मंदिर में जो मेला लगता है इसे शहरी जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। यह स्थान लव कुश की जन्मस्थली मानी जाती है, बिल्कुल सही है। तो इसमें आपके पहला ही कथन है वह सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 46 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए कि कौन सा युग्म आपके असुमेलित है। तो बिज्जासन माता का मंदिर बारा के अंदर, ये पहला ही आपके असुमेलित हो जाएगा। उस्सा मंदिर भरतपुर सही है। केला देवी मंदिर करौली के अंदर, बिल्कुल सही है। घुसमेश्वर महादेव मंदिर सभी माधोपुर, बिल्कुल सही है। लेकिन बिज्जासन माता का जो मंदिर है ये आपके बारा में स्थित नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आबानेरी का हर्षद माता मंदिर मूलतः किसको समर्पित मंदिर है। इनके आबानेरी दौसा का जो हर्षद माता का मंदिर है ये मूलतः भगवान विष्णु जी को समर्पित मंदिर रहता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 48 आपको दे रखा है, नारायणी माता मंदिर बरवा डोंगरी वर्तमान में किस जिले में स्थित है। तो नारायणी माता का जो मंदिर है बरवा डोंगरी, ये वर्तमान में किस जिले में स्थित है, तो वो आपका जाएगा अलवर जिले के अंदर स्थित है नारायणी माता का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 49 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखे हैं स्थल, सूची 2 में दे रखे हैं जिला, तो कौन सा इसमें आपके सबसे सही उपयुक्त सुमेलित रहने वाला है। तो सबसे पहले दे रखा है देवनारायण मंदिर जोधपुरिया। तो देवनारायण मंदिर ऐसे पूछा जाए तो वो आपका आता है आसिंद भीलवाड़ा के अंदर, लेकिन देवनारायण मंदिर जोधपुरिया पूछे तो वो आपके रहेगा टोंक के अंदर, यानी कि पहले में आ जाएगा 3। बागौर साहिब गुरुद्वारा, तो बागौर साहिब जो गुरुद्वारा है ये आपके रहता है भीलवाड़ा के अंदर, यानी कि 4 नंबर। फिर आ जाएगा हर्षनाथ मंदिर, तो हर्षनाथ मंदिर जो है ये आपको मिलने वाला है भाई सीकर के अंदर, यानी कि इसका आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सीकर के अंदर है वो हर्षनाथ मंदिर स्थित है। भरथरी मंदिर, तो भरथरी मंदिर आ जाएगा आपके अलवर के जो सरिस्का अभयारण्य है इसमें भरथरी की समाधि है, वहीं पे इनका धुना है और वहीं पर इनका मंदिर भी बना हुआ है। तो इसमें आ जाएगा 1, यानी कि 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50 नंबर आपको दे रखा है, किस नगरी को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। तो स्वर्ण नगरी कहा जाता है आपके जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है, जोधपुर को कहते हैं आपके सूर्य नगरी, जयपुर को कहते हैं आपकी गुलाबी नगरी, जालौर को कहते हैं आपकी कौन सी ग्रेनाइट सिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 51 नंबर आपको दे रखा है, फलवर्दिका, विजयपुरा, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नगर के प्राचीन नाम है। तो फलवर्दिका है, विजयपुरा है, विजयनगर है, ये निम्नलिखित है वो किस नगर का प्राचीन नाम रहते हैं, तो वो आपके आ जाएगा फलोदी का प्राचीन नाम रहता है भाई, फलवर्दिका, विजयपुरा या विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 52 नंबर आपको दे रखा, विष्णु को समर्पित 4 भुजा मंदिर राजसमंद में डैश 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 में स्थित है। तो विष्णु जी को समर्पित जो राजसमंद का 4 भुजा नाथ मंदिर है ये आपको स्थित है गढ़बोर राजसमंद में स्थित है भाई। तो गढ़बोर नामक स्थान पर राजसमंद में 4 भुजा मंदिर स्थित है जो कि भगवान विष्णु जी को समर्पित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 53 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान के मेवानगर के नाम से प्रसिद्ध नाकोड़ा किस जिले में स्थित है। तो ये जो मेवानगर नाम से प्रसिद्ध है ये नाकोड़ा नामक स्थान है वो किस स्थान पर स्थित है, तो वो पहले था बाड़मेर के अंदर, लेकिन अभी इसको क्या है कि चेंज कर दिया, जिला बना दिया बालोतरा को, तो ये आपके स्थान आ गया बालोतरा के अंदर। तो मेवानगर के नाम से प्रसिद्ध नाकोड़ा है वो आपके बालोतरा के अंदर स्थित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 54 नंबर आपको दे रखा है, निम्नांकित में से कौन सा है वो सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो देवी कुंड आपके बीकानेर के अंदर, अर्धेश्वर पार्श्वनाथ जी ये आपके रहता है बांसवाड़ा के अंदर, काला गोरा भैरव ये आपके कोटा में नहीं है भाई, ये इसमें सही सुमेलित नहीं है। अमर सागर आपके जैसलमेर, तो इसमें तीसरा आपके सही सुमेलित नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 55 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है,
17 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान दिए गए स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन आपको दे रखा है, इसमें आपको सत्य नहीं है उसका चयन करना है, ठीक है ना। तो जयपुर ग्रेटर को सुपर स्वच्छता लीग सम्मान है वो प्रदान किया गया, बिल्कुल गलत है। डूंगरपुर को प्रोमिसिंग स्वच्छता पुरस्कार मतलब प्रोमिसिंग स्वच्छता शहर का पुरस्कार है वो प्रदान किया गया, तो ये भी इसमें डूंगरपुर नहीं है भाई, गलत हो जाएगा। इस वर्ष राजस्थान के 20 शहर भारत के शीर्ष 100 स्वच्छ शहरों की रैंकिंग में शामिल हुए हैं, तो ये भी इसमें गलत है। तो असत्य का पूछा है तो आपके तीनों ही इसमें असत्य हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 56 नंबर आपको दे रखा है। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदेश जारी करके पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश का तबादला है वो राजस्थान हाईकोर्ट में किया था, तो वो आपके आ जाएगा जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जो है ये आपके आते हैं राजस्थान हाईकोर्ट में। इनका पहले है वो आपके पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में नियुक्ति थी, फिर इनको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 57 आपको दे रखा है। 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 76वें जो राज्य स्तरीय वन महोत्सव के हुआ था, इसके संबंध में सत्य कथन का आपको चयन करके लिखना है। पहला दे रखा है, इसका आयोजन 27 अगस्त को जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में किया गया था, तो ये आपके इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसका आयोजन है वो यहाँ पे नहीं किया गया था। दूसरा दे रखा, इस अवसर पर उपकार संस्था अलवर को संस्थागत श्रेणी में वर्ष 2023 का अमृता देवी पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था, बिल्कुल सही है। इस अवसर पर जो उपकार संस्था है अलवर की, उसको है वो संस्थागत श्रेणी में अमृता देवी पुरस्कार दिया गया था भी। तो दूसरा कथन आपके सत्य यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 58 नंबर आपको दे रखा है। मिशन हरियाला राजस्थान 2.0 के तहत हरियाली तीज के अवसर पर एक ही दिन में सर्वाधिक वृक्षारोपण राज्य के किस जिले द्वारा किया गया था। तो एक ही दिन में सर्वाधिक जो वृक्षारोपण किया गया था वो आपके जयपुर जिले के द्वारा किया गया था, राजस्थान की राजधानी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 60 नंबर आपको दे रखा है। 19 जुलाई को केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बाप फड़ौदी में 435 मेगावाट की गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। ये परियोजना किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो ये परियोजना जो है ये आपके जेलेस्ट्रा इंडिया के द्वारा विकसित की गई थी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो 19 जुलाई को इसका उद्घाटन हुआ था और केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है, तो प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया था। कहाँ पर उद्घाटन हुआ, तो फड़ौदी बाप के अंदर हुआ था। और कितनी क्षमता है, तो 435 मेगावाट इसकी क्षमता रहती है। और इसका परियोजना का नाम क्या है, तो गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना रहती है भाई। तो इसी क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको याद रखना है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 60 नंबर आपको दे रखा है। दक्षिणी कोरिया में आयोजित 32वीं एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान के किन 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है। तो दक्षिण कोरिया में आयोजित जो 32वीं एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप हुई थी, इसमें राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने वो आपके स्वर्ण पदक जीता है और राजस्थान का नाम रोशन किया है। वो दोनों खिलाड़ी जाएंगे आपके अनाथ सिंह और आर्यवीर दीवान जो है वो इसमें आपके स्वर्ण पदक जीतने वाले रहते हैं भाई। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 61 नंबर आपको दे रखा है। व्यक्तित्व को उसके सामाजिक के आधार पर अंतर्मुखी बहिर्मुखी वर्गों में विभाजित करने वाली मनोवैज्ञानिक है। यानी कि व्यक्तित्व को सामाजिक अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों में विभाजित करने वाला मनोविज्ञान कौन सा है, तो वो इसमें आपके आ जाएगा भाई जुंग का मनोविज्ञान जो है वो कहता है कि इंट्रोवर्ड है, ये एक्सट्रोवर्ड है, तो ये इसमें आपके जुंग के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 62 नंबर आपको दे रखा है। व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार क्रैसमर्क ने नहीं बताया था। तो व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार है वो क्रैसमर्क के द्वारा नहीं बताया गया, तो वो आ जाएगा इसमें आपके एंडोमॉर्फिक एंड मिसोमॉर्फिक जो है ये इसके द्वारा आपके नहीं बताया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 63 आपको दे रखा है। व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि है वो कारक विश्लेषण पर आधारित है। तो व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि है जो कि आपके कारक विश्लेषण पर आधारित रहती है, तो ये इसमें आपका आ जाएगी जो 16 PF दे रखा है ये आपके इसमें रहती है भाई, कारक विश्लेषण पर आधारित रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 64 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीक है वो नहीं है। यानी कि व्यक्तित्व आकलन की कौन सी है वो विधि है जो कि आपके प्रक्षेपी तकनीक है वो नहीं रहती है, तो वो इसमें आपके आ जाएगा मिनेसोटा
मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व जो अनुसूची है ये इसके अंतर्गत आपके प्रक्षेपी तकनीक है वो नहीं रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 65 आपको दे रखा है। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के प्रति होने वाले अपूर्व अभियोजनों का निर्णय करते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा देने वाले आते हैं आपके ऑलपोर्ट, यानी कि ये परिभाषा ऑलपोर्ट के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 66 आपको दे रखा है। व्यक्तित्व की शरीर की बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जाता है। ये कहने वाले कौन थे? तो वो आ जाएगा आपके सेल्डन के द्वारा कहा गया था कि व्यक्ति के शरीर की बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है या फिर वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 67 आपको दे रखा है। व्यक्तित्व के मापन में प्रोजेक्टिव तकनीक अन्य परीक्षणों से बेहतर होती है क्योंकि इसमें परीक्षार्थियों को नहीं पता कि वह अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट कर रहा है। ये इसमें आपके रहती है भाई। तो प्रोजेक्टिव तकनीक अन्य प्रक्षेपणों से बेहतर होती है क्योंकि परीक्षार्थियों को इसमें नहीं पता होता है कि वे अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 68 आपको दे रखा है। व्यक्तित्व संरचना इदम अहम परम अहम किसने विकसित किया था? तो व्यक्तित्व की जो संरचना होती है इदम अहम और परम अहम, तो ये आपके किसके द्वारा विकसित किया गया? तो वो आ जाएगा आपके फ्राइड के द्वारा है वो इसे विकसित किया गया था भाई। तो ईगो इडम जो होते हैं ना वो इदम अहम और परम अहम, सुपर ईगो, तो ये आपके इसमें फ्राइड के द्वारा दिया गया था भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 69 आपको दे रखा है। व्यक्तित्व का 5 कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो व्यक्तित्व का जो 5 कारक सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो वो आ जाएगा आपके कोस्टा एवं मैक्रे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा, कोस्टा एवं मैक्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 70 नंबर आपको दे रखा है। किस परीक्षण के दौरान बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है? तो किस परीक्षण के दौरान बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है? तो वो आ जाएगा आपके बालक अंतर्बोध परीक्षण जो होती है CAT, इसके तहत बच्चों से कहानियाँ वगैरह सुनवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 71 आपको दे रखा है। व्यक्तित्व के विषय में असत्य कथन है। तो व्यक्तित्व के विषय में कौन सा कथन असत्य है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो पहला दे रखा है व्यक्तित्व स्थिति के अनुसार अपरिवर्तित रहता है। तो ये इसमें गलत है भाई, व्यक्तित्व स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है। व्यक्तित्व जैविक के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। व्यक्तित्व समस्त शारीरिक जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है, बिल्कुल सही है। व्यक्तित्व के आंतरिक और बाहरी दोनों पक्षों का समान रूप से समावेश होता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें आपके पहला ही कथन है वह सत्य हो जाएगा, बाकी सभी सत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72 आपको दे रखा है। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? तो कौन सी विधि है जो कि व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं रहती है? तो वो आ जाएगी इसमें आपकी रोर्सा परीक्षण जो है ये इसमें आपके व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 आपको दे रखा है। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान और इसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा देने वाले आते हैं आपके बिग व हंट जो है इनके द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। तो बिग व हंट के द्वारा यह परिभाषित किया गया था कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान और उसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 74 आपको दे रखा है। व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। तो व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता नहीं रहती है? तो वो आ जाएगा विकास की अनिरंतरता जो है ये आपके व्यक्तित्व की विशेषता नहीं रहती है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? तो इसमें आपका जाएगा व्यक्तित्व केवल आनुवांशिकता का गुण है, ये इसमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। बाकी व्यक्तित्व स्वचेतना है। व्यक्तित्व हमेशा कुछ निश्चित लक्ष्यों के लिए परिवर्तनशील होता है। व्यक्तित्व लगातार पर्यावरण में खुद को समायोजित करता है। इसमें आपके तीनों ही सही है, लेकिन पहला 2 नंबर कथन है ये आपके व्यक्तित्व की विशेषता नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 आपको दे रखा है। व्यक्तित्व मापन से संबंधित असत्य युग्म है। तो व्यक्तित्व मापन से संबंधित असत्य युग्म कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें दूसरा कथन आपके असत्य हो जाएगा कि बालक आत्मबोध जो परीक्षण है ये गाल्टन के द्वारा दिया गया था, ये इसमें आपके असत्य है। जबकि विषय आत्मबोध परीक्षण मॉर्गन और मर्रे के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही है। वाक्य पूर्ति परीक्षण ये पाइन एंड टेडलर के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही है।
और MMPI जो है ये आपके हैथवे व मैकिनले के द्वारा दिया गया था, तो ये भी इसमें सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें आपके असत्य हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 77 आपको दे रखा है, समायोजन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और सही कोड का चयन भी करना है भाई। पहला कथन दे रखा है, ये संतुलन प्रदान करता है, ये समस्या का समाधान करता है और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष, चिंताओं से घिरा हुआ होता है, बिल्कुल सही है। यानी कि जब समायोजन नहीं होता है तो व्यक्ति थोड़ा सा कहते हैं ना डिप्रेशन में चला जाता है और संघर्ष करता है और चिंताओं से घिर जाता है, तो ये आपके बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 78 आपको दे रखा है, जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता है तो वह घर आने के बाद इसे अपने परिजनों पर व्यक्त करता है। यह उदाहरण किस प्रकार की रक्षा युक्ति दर्शाता है? यानी कि कोई कर्मचारी अपने जो ऊपर वाला अधिकारी है, यानी कि जो उसके बॉस वगैरह है, उस पर उसको गुस्सा आ रखा है, लेकिन उस पर तो वो क्या है कि गुस्सा निकाल नहीं सकता, तो घर आएगा तो वो फिर अपने बीवी या बच्चों पर गुस्सा निकालता है। तो ये जो व्यवहार आता है आपके व्यक्ति का, ये किस प्रकार की रक्षा युक्ति का उदाहरण रहता है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके विस्थापन युक्ति रहती है कि उसका जो गुस्सा था वो घर आकर के बच्चों और बीवी पर विस्थापित हो गया, यानी कि किसी और का गुस्सा किसी और पे निकलना, तो ये आपके विस्थापित रक्षा युक्ति का उदाहरण रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 79 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रक्षात्मक युक्ति नहीं है? यानी कि कौन सी युक्ति है जो कि रक्षात्मक युक्ति नहीं रहती है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके जो शास्त्रीय है, ये आपकी रक्षात्मक युक्ति नहीं रहती है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 80 नंबर आपको दे रखा है, 80 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? यानी कि अच्छे समायोजन की विशेषता कौन सी नहीं रहती इसमें से? तो वो इसमें आपके आ जाएगा कि महत्वपूर्ण गलतियाँ खोजने की अभिवृत्ति जो होती है, ये आपके समायोजन की विशेषता नहीं है भाई। समायोजन का मतलब होता है कि भाई अगर कोई इंसान कितना भी गलत है फिर भी उसके साथ आप रह रहे हो और खुश रह रहे हो, यानी कि अपने आप को इस अकॉर्डिंग आपने ढाल लिया या समायोजित कर लिया है कि उसकी गलतियाँ जो है वो अब आपको उसकी दिखती नहीं है, तो वो इसमें गलतियाँ खोजने की प्रवृत्ति तो इसमें बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आपके गलत हो जाएगा। जबकि अपनी शक्तियों और सीमाओं का ज्ञान होना ये बिल्कुल सही है, और आकांक्षाओं का पर्याप्त स्तर होना, प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की क्षमता, तो ये इसमें आपकी विशेषता रहती है, लेकिन 4 नंबर है वो इसकी विशेषता नहीं रहने वाली भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 81 आपको दे रखा है, अच्छे समायोजन की विशेषता है। तो अच्छे समायोजन की जो विशेषता होती है वो इसमें आ जाएगी आपकी सहनशीलता। यानी कि अगर आप में सहनशीलता है तो आप एक बहुत ही अच्छे समायोजित व्यक्ति है। आप किसी भी परिवेश में रह सकते हैं, किसी भी परिवेश के अंदर आप बिल्कुल अच्छे से रह सकते हैं अगर आपके अंदर सहनशीलता की शक्ति है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 82 आपको दे रखा है, पेट्रोल की कार का एवरेज अच्छा है किंतु वह महंगी होती है, ऐसे में इसे खरीदते समय व्यक्ति किस द्वंद्व को महसूस करेगा? तो इससे खरीदते समय व्यक्ति है वो किस द्वंद्व को महसूस करेगा? तो वो आ जाएगा आपके ग्राह्य और परिहार द्वंद्व को वो महसूस करता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 83 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कोश समायोजन के निदान की प्रविधियों में सम्मिलित है। तो कोश समायोजन के जो निदान है इसमें कौन सी विद्या है वो सम्मिलित रहती है? तो पहला इसमें आपको दे रखा है मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण, निरीक्षण, रेटिंग स्केल और चेकलिस्ट। तो इसमें आपके चारों ही रहने वाले यानी कि उपरोक्त सभी इसके आपके कोश समायोजन के निदान की प्रविधियाँ रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 84 आपको दे रखा है, एक व्यक्ति क्रिकेट टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ मगर तब से कहता फिरता है कि वह प्रसिद्ध कोच से प्रशिक्षण प्राप्त करके आया है जिसके द्वारा प्रशिक्षित लड़के आज भारत की राष्ट्रीय टीम से खेल रहे हैं। उक्त कथन से व्यक्ति किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? यानी कि उसका क्रिकेट टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ मगर वो कहता फिरता है कि वो ऐसे कोच से प्रशिक्षण प्राप्त करके आया है जिससे प्रशिक्षित हुए लड़के हैं वो आज भारत की राष्ट्रीय टीम में खेल रहे हैं। तो ये कथन जो है व्यक्ति अपने किस रक्षात्मक युक्ति के लिए प्रयोग कर रहा है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके तदात्मीकरण या फिर आत्मीकरण के लिए, आत्मीकरण या तदात्मीकरण रक्षात्मक युक्ति इसमें रहने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85 आपको दे रखा है, एक कामुक व्यक्ति स्वयं को कला की दिशा में मोड़ दे, यह युक्ति है। यानी कि एक कामुक व्यक्ति स्वयं को कला की दिशा में मोड़ दे, यह युक्ति आपके रहती है शोधन। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 86 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से चेतावनी चुंगटिया
का रचना काल है। इनके चेतावनी और चुंगटिया जो है ये किस काल में लिखे गए थे, तो वो आ जाएगा आपके 1903 के अंदर आपके केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखे गए थे चेतावनी और चुंगटिया। और लिखे किसको गए थे, तो वो आपका जाएगा मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को लिखे गए थे। जब वो दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए जा रहे थे तो उनको केसरी सिंह बारट जी ने चेतावनी के चुंगटिया लिखे थे, जिसे सुनकर फतेह सिंह जी वो बिना शामिल हुए वापस आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 87 आपको दे रखा है, निम्न में से किस काव्य कृति को 1857 की क्रांति का दस्तावेजी काव्य कहा जाता है। तो कौन से काव्य को 1857 की क्रांति का दस्तावेजी काव्य कहा जाता है, तो वो इसमें आ जाएगा सूर्यमल मिश्रण की जो वीर सतसई है, इससे 1857 की दस्तावेजी काव्य भी कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88 आपको दे रखा है, निम्न में से लेखक रचना का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो लेखक और रचना का कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। तो पहला दे रखा है यदवेंद्र शर्मा, तो बोल भारमली, तो ये इसमें आपके पहला ही गलत हो गया। चंद्र प्रकाश की रहती है आपके पागी सही है। नर हरिदास बारट की रहती है अवतार चरित्र, ये भी सही है। नथमल जोशी परनियोड़ा कुंवारा, ये भी सही है। तो इसमें आपके पहला ही ऑप्शन है वो असुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 89 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी रचना कवि बांकीदास की नहीं है। तो कौन सी रचना है जो कि कवि बांकीदास की नहीं रहती है, तो वो इसमें आ जाएगा मानव मित्र राज चरित्र जो है ये आपके बांकीदास जी की रचना नहीं है। जबकि दातार बावनी, सुपर छत्तीसी, सुपह छत्तीसी और भुरजल भूषण ये आपके बांकीदास जी की रचनाएं रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 90 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कन्हैयालाल सेठिया के संबंध में सही कथन है। तो कन्हैयालाल सेठिया के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा कथन है वो सही है, उसका आपको चयन करना है। पहला दे रखा है, इनका जन्म सुजानगढ़ चूरू में हुआ था, बिल्कुल सही है। 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया था, बिल्कुल सही है भाई। कन्हैयालाल सेठिया जी को राजस्थान रत्न पुरस्कार भी दिया गया था 2012 के अंदर। और आपको कमेंट करके बताना है कि किस कृति के लिए इनको ये राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। और धरती धोरा, मायड्रो हेलो, मिंजर आदि अवकृष्ट इनकी रचनाएं रहती है, बिल्कुल सही है। तो इसमें आपके तीनों ही कथन सत्य हो जाएंगे, तो ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 91 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक व्यापारी 16% की छूट फुटकर व्यापारी को देता है और फुटकर व्यापारी 10% की छूट ग्राहक को देता है। ये दोनों छूट पुस्तक पर छपी मूल्य पर है। यदि ग्राहक 270 रुपये प्रति पुस्तक के लिए अदा करता है तो व्यापारी को 5% का लाभ होता है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य व्यापारी के लिए क्या होगा। यानी कि अब मैथ शुरू हो रही है आपके 91 से, तो मैथ में मैं आपको जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो लगाऊंगा, लेकिन आपको वीडियो को पॉज करके एक एक क्वेश्चन पूरा आराम से सॉल्व करके आंसर निकालते हुए आगे बढ़ना है भाई, ठीक है ना। और आपके आंसर की मैं जो आंसर बता रहा हूँ उससे मैच भी कर लीजिएगा। तो इसमें आपके जो 91 है इसमें हो जाएगा आपके 240 रुपये वो इस व्यापारी के क्रय मूल्य रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 92 आपको दे रखा है, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचा। इनमें से एक पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में उसे क्या मिला। तो पूरे सौदे में उसको आपको मिलेगा 1% की हानि मिलने वाली है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93 नंबर, एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 4% कम मूल्य पर खरीदे और 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेचे तो वह 18/3/4% का लाभ प्राप्त करता है। पुस्तक विक्रेता को लाभ किस मूल्य पर मिला होगा। तो पुस्तक विक्रेता को जो लाभ मिला है वो आपको मिलेगा 15 रुपये पर मिलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 94 आपको दे रखा है, यदि किसी संपदा के 4/5 भाग का मूल्य 16,800 रुपये है तो संपदा के 3/7 भाग का मूल्य होगा। तो 3/7 भाग का जो मूल्य है वो इसमें आ जाएगा आपके 9,000 रुपये रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और तथा 5 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपके वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो इसमें 25 रुपये आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96 आपको दे रखा है, राहुल ने 1500 रुपये का स्टॉक शेयर खरीदा है। जब उसका मूल्य 2 गुना हो गया तो उसने 2/3 बेच दिया और उसने शेष स्टॉक क्रय मूल्य के 5 गुना मूल्य से बेचा, तो उसका कुल मुनाफा है वो क्या होगा। तो उसका जो कुल मुनाफा रहने वाला है वो इसमें आ जाएगा आपके 3,000 रुपये उसका कुल मुनाफा हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 97 आपको दे रखा है,
ए एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है। ए के पास एक साइकिल है, उसने 20% लाभ पर बी को वो बेच दी। फिर बी ने उसे 25% लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी अपनी ओर से 250 रुपये का भुगतान करता है तो ए के लिए साइकिल का लागत मूल्य क्या था? तो ए के लिए जो लागत मूल्य आएगा वो आपके 150 रुपये इसमें रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 आपको दे रखा है। समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो एक घड़ी का क्रय मूल्य है। तो इसमें आपके एक घड़ी का जो क्रय मूल्य आएगा वो इसमें रहने वाला आपके 350 रुपये एक घड़ी का क्रय मूल्य हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 99 आपको दे रखा है। 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो लाभ का प्रतिशत आएगा वो आपको मिलेगा 33 सही 1/3% जो है वो आपको लाभ का प्रतिशत मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 100 नंबर आपको दे रखा है। एक कमीज को 600 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके क्रय मूल्य के 1/6 का नुकसान होता है और क्रय मूल्य पर 1/6 का लाभ पाने के लिए उसे कमीज़ कितने में बेचनी चाहिए? तो वो इसमें आ जाएगा आपके 840 रुपये में। अगर वो कमीज़ बेचेगा तो उसको 1/6 का लाभ भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 101 दे रखा आपको। एक वस्तु को 19.50 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 30% का मुनाफा होता है और 40% का मुनाफा कमाने के लिए बिक्री कीमत कितनी बढ़ानी होगी? तो बिक्री कीमत है वो कितनी बढ़ानी होगी वो पूछा है। तो इसमें आ जाएगा आपकी 1.50 है वो बढ़ानी होगी, यानी कि उसको वापस बेचना होगा कितने में? 21 रुपये में अगर वो बेचेगा तो उसको मुनाफा है वो 40% होने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 102 नंबर आपको दे रखा है। किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 30% की हानि हुई है और 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए? तो 30% का हानि हुई है अगर 700 में बेचता है तो 30% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए? तो वो इसमें आपके आ जाएगा कि उससे 1300 रुपये के अंदर इसको बेचना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 103 आपको दे रखा है। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी है जिनमें लड़कियों की संख्या से 40 अधिक है तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो वो इसमें आ जाएगा आपकी 125% इसमें रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 104 आपको दे रखा है। ए का 18%, बी का 24% और बी का 15%, सी का 12% और ए है वो सी का कितना प्रतिशत है? तो ए जो है वो आपके सी का आ जाएगा 106 सही 2/3% इसमें रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 105 आपको दे रखा है। किसी शहर की आबादी में पहले वर्ष 20% की कमी होती है तो दूसरे वर्ष कितने % की वृद्धि की जाए कि जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो इसमें आपके रहने वाला है भाई 25% की अगर आप इसमें वृद्धि कर दोगे दूसरे साल तो इसमें आपके जनसंख्या है वो सेम ही रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 106 आपको दे रखा है। एक व्यक्ति अपने आय का 75% है वो खर्च करता है, उसमें से आय में 10% की वृद्धि कर देता है, तो बताइए कि उसके बचत में प्रतिशत प्रभाव है वो क्या पड़ेगा? तो बचत में आपको 10% का है वो इसमें प्रभाव पड़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 107 आपको दे रखा है। किसी चुनाव में डाले गए मतों में से 25% मत है वो अवैध घोषित कर दिया गया है और विजेता उम्मीदवारों को वैध मतों का 56% मत है वो प्राप्त हुआ है। यदि चुनाव में दो उम्मीदवार हो तो कुल कितने मत है वो डाले गए थे तथा जीत और हार का फैसला 1800 मतों से हुआ है, यानी कि जीत और हार का फैसला 1800 मतों से हुआ है। तो इसमें आपको बताना है कि कुल कितने मत डाले गए थे, तो वो इसमें आ जाएगा आपके 20,000 मत है वो टोटल पड़े थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई आपको दे रखा है 108 नंबर। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% ए को देता है, पुनः शेष बचे राशि का 25% बी को देता है, पुनः शेष बचे राशि का 50% सी को देता है। तो यदि उसके पास 2160 रुपये शेष बचे तो उसकी संपत्ति है वो कितनी थी? तो उसकी संपत्ति है वह आपका जाएगी 9600 रुपये उसकी टोटल संपत्ति रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 109 आपको दे रखा है। किसी परीक्षा में गणित में 65% विद्यार्थी, अंग्रेजी में 75% विद्यार्थी और असफल हुए, जबकि दोनों विषयों में 48% विद्यार्थी असफल हुए। यदि परीक्षा में दोनों विषयों मिलाकर 48% विद्यार्थी फेल हुए हो तो बताइए कि परीक्षा में कितने विद्यार्थी है वो शामिल हुए थे? तो इसमें आपका जाएगा परीक्षा में 400 विद्यार्थी है वो शामिल हुए थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 110 आपको दे रखा है। किसी भिन्न का अंश हर से 4 कम है
यानी जो अंश है वो हर से 4 कम है, अंश में 32% की वृद्धि तथा हर में 75% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणामी भिन्न जो है वो आपको मिलेगी 12/25 हो जाती है हो, तो प्रारंभिक भिन्न है वो कितना है। तो इसमें आपकी जो प्रारंभिक भिन्न है वो आ जाएगी इसमें 7/11 इसमें रहने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 111 आपको दे रखा है। 4 वर्ष पूर्व किसी शहर की आबादी 45,000 थी जो कि निश्चित दर से बढ़कर 6,000 हो गई हो, तो बताइए 4 वर्ष बाद शहर की आबादी जो है वो कितनी हो जाएगी। यानी कि 45,000 थी और निश्चित दर से बढ़ कर के इसमें बोल रहा है कि 6,000 हो गई है, तो बताइए कि 4 वर्ष बाद शहर की आबादी है वो कितनी हो जाएगी। तो इसमें बढ़ कर के भाई 6,000 नहीं, यहाँ पे 60,000 होना चाहिए। तो इसमें आपके जो 4 वर्ष बाद बढ़ेगी तो वो इसमें आगे 60,000 आएगी। तो इसमें 60,000 कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, यानी कि इसमें आपका उत्तर है वो 60,000 आने चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 112 आपको दे रखा है। नवीन अपना बैट यानी कि बल्ला और बॉल बल्लू को बेचता है, उसे बैट पर 20% का लाभ मिलता है, किंतु बॉल जिसके लिए उसने बैट का आधा मूल्य दिया था को 20% की हानि दे देता है, तो संपूर्ण व्यवहार में उसे 20 रुपये का लाभ होता है, तो बैट और बॉल का क्रय मूल्य कितना होगा। तो बैट और बॉल का जो क्रय मूल्य आएगा वो इसमें आ जाएगा आपके 300 रुपये इसमें आपके रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 113 आपको दे रखा है। यदि ऑलपिनो के मूल्य में 3 रुपये प्रति दर्जन की कमी हो गई हो, यानी कि ऑलपिनो जो मूल्य है इसमें 3 रुपये प्रति दर्जन की कमी हो गई हो, तो 48 रुपये में 12 अधिक ऑलपिन खरीदी जा सकती है। तो मूल्य में कमी होने के बाद ऑलपिनो का प्रति दर्जन मूल्य कितना होगा। तो इसमें आपके कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसमें जो प्रति दर्जन जो मूल्य आएगा ऑलपिन का वो इसमें रहने वाला 13 रुपये, ठीक है ना। तो आप आराम से इसको सॉल्व करो और विकल्प को देख करके आपको हैरान नहीं होना है कि आपका उत्तर मैच नहीं हो रहा मतलब गलत है, नहीं, आपका आंसर अगर 13 आ रहा है मतलब आपका आंसर सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 114 आपको दे रखा है। पहली संख्या का 5%, दूसरी संख्या का 4% का योग और पहली संख्या का 6%, दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है, तो पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात बराबर होगा। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, तो वो आ जाएगा इसमें 4:3 इसमें आपके रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 115 आपको दे रखा है। यदि x - y का 50% बराबर x + y का 30% है, तब y x का कितने प्रतिशत होगा। तो जो y है वो x का कितना प्रतिशत होगा, तो वह इसमें आ जाएगा आपके 25% इसमें रहने वाला है, यानी कि जो y है वो x का 25% होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 116 आपको दे रखा है। किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी कर दी गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य है वो क्या था। तो इसमें जो प्रारंभिक मूल्य है वो आपके इसमें आ जाएगा 10,000 बटा 10,000 माइनस r² रुपये जो है वो इसका प्रारंभिक मूल्य आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 117 आपको दे रखा है। एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने A को मत दिया और शेष ने 60% मतदाताओं ने B को मत दिया, ठीक है। मतलब शेष के जो 60% है उन्होंने वो B को मत दिया और शेष मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया। यदि A को मत देने वालों तथा अपने मत का प्रयोग न करने वालों की संख्या का अंतर अगर 1200 है, तो कितने मतदाताओं ने इस चुनाव में मत देने का अधिकार था, यानी कि टोटल कितने लोग थे जो मतदाता योग्य थे, मतदान के लिए योग्य थे। तो वो इसमें आ जाएगा आपके 60,000 इसके अंतर्गत रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 118 आपको दे रखा है। एक व्यापारी ने 3 पियानो क्रम से 300 रुपये, 540 रुपये और 500 रुपये में बेचे और विक्रय मूल्य पर उसे 5% का लाभ हुआ, तो प्रथम पियानो के विक्रय मूल्य पर 4% की हानि हुई तथा दूसरे पियानो के विक्रय मूल्य पर 7 से 1/2% का लाभ हुआ हो, तो कितने पियानो के विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ होगा। तो तीसरे पियानो पर विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो इसमें भी आपके सारे विकल्प है वो गलत रहने वाले हैं। तो सही विकल्प आएगा वो आपके रहेगा 8/2/4% जो है वो तीसरे पियाने पर है वो इसमें लाभ होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 119 आपको दे रखा है। एक बेईमान विक्रेता अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। वह 1 किलोग्राम के बदले में कितना वज़न है वो देता है। ये आपको इसमें बताना है कि भाई वो कहता है कि मैं सेम क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूँ, फिर भी उसको 25% का लाभ हो रहा है, तो वो कुछ ना कुछ झोल कर रहा है। तो इसमें आपके किलोग्राम के अकॉर्डिंग वो चेंज कर देता है, यानी कि वज़न कम तोलता है। तो 1 किलोग्राम में कितना वज़न है देता है, तो वो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कि वो 800 ग्राम ही तोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 120 आपको दे रखा है।
रश्मि अंतिम मूल्य के 9/10 भाग में एक प्रेशर कुकर खरीदती है एवं अंकित मूल्य से 8% ज़्यादा में बेच देती है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो इसमें प्रतिशत लाभ पूछा है आपसे, तो वो इसमें आ जाएगा आपके 20% जो है इसका प्रतिशत लाभ हो जाएगा। अब आपके शुरू होती है भाई साइंस। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का सर्वाधिक मान होता है, यानी जो गुरुत्वीय त्वरण होता है आपके जी, इसका सर्वाधिक मान है वो कहाँ पर होता है, तो वो आ जाएगा इसका सर्वाधिक मान आपको मिलेगा ध्रुवों पर जो है वो इसमें आपके सर्वाधिक मान मिलने वाला है भाई। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का सर्वाधिक मान ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 122 आपको दे रखा है। जब एक लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का भार, तो जिस लिफ्ट में जो खड़ा व्यक्ति है इसका भार है वो वास्तविक भार से अधिक प्रतीत होता है, क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा रहा है, यानी ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण उसको क्या कर रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है, तो इसके भार में है वो थोड़ी सा एक बढ़ा हुआ भार प्रतीत होगा। तो इसमें व्यक्ति का जो भार है वो वास्तविक भार से अधिक प्रतीत होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 123 आपको दे रखा है। वाहनों के टायरों को खांचेदार बनाया जाता है क्यों? तो वाहनों के जो टायर होते हैं उनको खांचेदार क्यों बनाया जाता है? ताकि सड़क और टायरों के बीच जो घर्षण बल है इसको बढ़ाया जा सके, यानी कि ऑप्शन नंबर 4-1 जो है वो इसमें सही हो जाएगा कि जो घर्षण बल है इसको बढ़ाने के लिए वो टायरों को खांचेदार बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 124 आपको दे रखा है। घर्षण बल सदैव गतिशील वस्तु की किस दिशा में लगता है? तो घर्षण बल जो है वो सदैव गतिशील जो वस्तु होती है इसके विपरीत दिशा में लगाया जाता है भाई, ध्यान रखना। यानी कि घर्षण बल जो है वो आपकी गति का विरोध करता है कि आप जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में रहो, यानी कि आपकी जो गति है इसका वो विरोध करता है, यानी कि उसकी विपरीत दिशा में वो लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 125 नंबर कि केपलर के ग्रहों की गति का आवर्तकाल का नियम परिभाषित है, यानी कि जो केपलर का नियम था आवर्तकाल वाला वो कौन से विकल्प में परिभाषित है? तो वो इसमें आ जाएगा कि r³ जो है वो आपके t² के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 126 नंबर कि मूलभूत बलों में सबसे प्रबलतम बल है। तो मूलभूत बलों के अंतर्गत सबसे प्रबलतम जो बल होता है वो आपके इसमें आता है नाभिकीय बल जो है वो सबसे प्रबल बल होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है एक न्यूटन बल में कितने डाइन होते हैं? तो इसमें आपका आ जाएगा 10⁵ डाइन है वो पाए जाते हैं, यानी कि 1 न्यूटन जो है ये आपके बराबर होता है 10⁵ डाइन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 128 आपको दे रखा है। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 घंटे के अंदर एक कार है वो 100 किलोमीटर जाती है, तो इसकी औसत चाल है वो कितनी हो जाएगी? तो इसमें आपकी जो औसत चाल रहने वाली है वो आ जाएगी इसमें आपके 13.8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि आपको सेकेंड में पूछा गया है तो आपको 13.8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 129 आपको दे रखा है। क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्र रक्षक गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है, यह न्यूटन के गति के किस नियम का पालन करता है? तो ये आपके इसमें आ जाएगा गति का जो द्वितीय नियम है इसका वो पालन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 130 आपको दे रखा है। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर वह एक समान मंदन 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से मंदित होकर विरामावस्था में आ जाती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी है तय करेगी? तो रेलगाड़ी इसमें आपकी 825 मीटर दूरी तय करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 131 आपको दे रखा है। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 24 न्यूटन आता है, तो उसका भार चंद्रमा पर मापने पर कितना होगा? तो चंद्रमा पर आपको पता ही है कि भार 1/6 हो जाता है, तो अगर आप चंद्रमा पर मापोगे तो वह आपको मिलेगा 4 न्यूटन इससे मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 132 आपको दे रखा है। किसी पिंड का जड़त्व है, तो किसी पिंड का जो जड़त्व है वो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, यानी कि अगर वो विराम अवस्था में है तो उसको विराम अवस्था में रखने की कोशिश करता है। जड़त्व जो है वो उसको पकड़ के रखता है कि भाई तू खड़ा है तो खड़ा ही रहे, हिल मत बस, ठीक है। तो उसकी जो अवस्था है इसके परिवर्तन का वो विरोध करता है, उसे कहते हैं जड़त्व, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 133 आपको दे रखा है। यदि जब कोई वस्तु स्थिर होती है तब, अगर कोई वस्तु स्थिर होती है तब वस्तु पर लगने वाला बल एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं, यानी कि वस्तु द्वारा लगाया गया बल और जो गुरुत्वीय त्वरण द्वारा लगाया गया बल है वो दोनों जब संतुलित होते हैं तो वस्तु है वो रुक जाती है, यानी कि इसमें आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 134 आपको दे रखा है।
एक बस की गति 5 सेकंड में 72 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो बस का त्वरण आएगा वो आपको मिलेगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसमें आपके बस का त्वरण रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 135 आपको दे रखा है, कंपन गति का उदाहरण है। तो कंपन गति का उदाहरण कौन सा है, तो वो आ जाएगा आपके जो वीणा की तार की गति होती है वो बहुत ज़्यादा कंपन होती है जब भी ऐसे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसे कड़क खिंचे होते हैं और थोड़ा सा हाथ से टक लगा तो उसमें आपके कंपन हो जाता है और कंपन होने से उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसमें वीणा की तार की जो गति है वो कंपन गति का उदाहरण रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 136 आपको दे रखा है, निम्न में से घर्षण का उदाहरण नहीं है। तो घर्षण का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो दीवार में कील गाड़ना, तो ये आपके इसमें घर्षण का उदाहरण पूछा है। घर्षण का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो इसमें आपके ये आपके घर्षण का उदाहरण रहता है। और सड़क पर गाड़ी में ब्रेक लगना, ये भी आपके सड़क कहते हैं ना घर्षण का उदाहरण होता है। पैदल चलना, इसमें भी आपके घर्षण का कार्य करता है। लेकिन पेड़ से सेब गिरना, इसमें आपके वो गुरुत्व त्वरण काम करता है, न कि घर्षण बल। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपके घर्षण का उदाहरण नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 137 आपको दे रखा है, वस्तु का वृत्ताकार गति के लिए आवश्यक बल कौन सा है। अगर वस्तु वृत्ताकार गति में गति कर रही है तो उस पर आपके एक बल लग रहा है जिसका नाम है अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल के द्वारा वस्तु वृत्ताकार गति में गति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 138 आपको दे रखा है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि। अगर सड़क पर चल रहे हैं उसकी अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि इसमें बर्फ़ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि घर्षण है इसीलिए हम चल पा रहे हैं। अगर मान लो पृथ्वी पर घर्षण होता ही नहीं तो हम चल ही नहीं पाते भाई, खड़े ही नहीं हो पाते, गिर जाते, पड़ जाते, लेटे रहते। यानी कि घर्षण होता ही नहीं तो कुछ भी संभव नहीं होता। इसलिए चलना संभव हो रहा है घर्षण के कारण, गाड़ियाँ चल रही है तो भी घर्षण के कारण। लेकिन सड़क पर चलना आसान है, बर्फ़ पर चलना क्यों नहीं है? क्योंकि बर्फ़ का घर्षण है वो कम होता है, इसलिए फिसलन होती है वहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 139 दे रखा है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। तो किसी वस्तु का जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वो आपके बल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 140 नंबर दे रखा है, एक पिंड पर चित्रानुसार 5 न्यूटन व 3 न्यूटन मान के बल परस्पर विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो वस्तु की गति की दिशा होगी। यानी कि इसमें बोल रहा है कि इस तरफ तो लग रहा है अभी 5 न्यूटन का बल, इस तरफ लग रहा है आपके 3 न्यूटन का बल। तो आपको इसमें सामने दिख रहा है जिस तरफ ज़्यादा बल लगाया जा रहा है वस्तु की गति है उसी दिशा में होने वाली है। तो 5 न्यूटन बल की दिशा में वस्तु की गति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 141 आपको दे रखा है, दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगनी करने पर द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है। यानी कि दो द्रव्यमानों के अगर बीच की दूरी को आप दुगुना कर रहे हो तो द्रव्यमानों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो आपके क्या होगा, तो वो इसमें आ जाएगा चौथाई हो जाएगा। यानी कि हम देखते हैं कि जब आता है आपके कि Gm1 m2 बटा r² होता है बीच में, तो r² जो है ये आपके होती है दोनों पिंडों के बीच की दूरी। तो दूरी ये बोल रहा है कि आपके दुगुनी कर दी जाती है, यानी कि 2, तो दुगुनी करोगे तो 2r का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, r का स्क्वायर आएगा 4, सॉरी r² हो जाएगा। यानी कि ये आप कितना हो जाएगा, तो बाकी सब तो सेम रहेगा लेकिन नीचे 4 आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी कि चौथाई हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 142 आपको दे रखा है, कौन सा नियम सूर्य के परितः ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है। तो कौन सा नियम है जो कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की जो कक्षाएं होती है उनका वर्णन करता है, तो वो आ जाएगा केपलर का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 143 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा बल असंरक्षी बल का उदाहरण है। तो असंरक्षी बल का उदाहरण कौन सा है, तो वो आ जाएगा आपके जो श्यान बल है ये आपके असंरक्षी बल का उदाहरण रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 144 आपको दे रखा है, एक रेलगाड़ी विरामावस्था में चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। तो माना कि त्वरण एक समान है तो त्वरण का मान होगा, यानी कि त्वरण एक समान है तो आपको त्वरण का मान ज्ञात करना है, तो वो आ जाएगा आपके 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा भाई इसका मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 145 आपको दे रखा है, किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, जल में पूरा डुबोने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन है, तो पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार होगा। यानी कि इसमें एक नियम होता है कि कोई भी अगर आप पिंड है वो पानी में अगर डुबो रहे हो तो उसके द्वारा जितना भार की कमी है वो महसूस हो रही है उतना ही है वो उसके द्वारा जल है विस्थापित किया जाता है। यानी कि आपको 10 न्यूटन से अब 8 न्यूटन महसूस हो रहा है भार, तो भार में कितनी कमी हुई, तो 2 न्यूटन भार में कमी हुई। तो इसमें आपके जो जल का विस्थापन होगा उसका भार आपके 2 न्यूटन रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 146 आपको दे रखा है,
निम्न में से या निम्न में असत्य कथन है। तो निम्न में से असत्य कथन कौन सा, उसका आपको चयन करना है। तो किसी वस्तु को त्वरित करने हेतु संतुलित बल की आवश्यकता होती है, ये इसमें आप असत्य हो जाएगा। जबकि घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में कार्य करता, बिल्कुल सही है। संतुलन बल की स्थिति में वस्तु गति नहीं करती है, वो स्थिर रहती है, बिल्कुल सही है। किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने हेतु असंतुलित बल आवश्यक होता है, ये भी सही है। तो इसमें आपके असत्य कथन है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 147 आपको दे रखा है। 2 kg द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर सेकंड इनवर्स के नियत वेग से फिसल रहा है। इस वस्तु की इसी वेग से अगर गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। तो इसी वेग से गति बनाए रखनी है तो इसमें आपके 0 न्यूटन बल लगाना होगा, क्योंकि जिस गति से वो चल रही है उसी में रखना है, तो और बल क्यों लगाना भाई, वो चल तो रही है ना। तो आप 0 न्यूटन बल लगाओ, जिसमें चल रही है उसी में आपकी वो चलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 148 आपको दे रखा है। कोई लड़का डोरी से बंधे पत्र को किसी क्षैतिज वर्ताकार पथ में घुमा रहा है। यदि डोरी टूट जाए तो वह जो पत्र होगा वो वर्ताकार पथ पर किसी सरल रेखीय स्पर्शीय के अनुदिश यह गति करेगा भाई, यानी कि वो टूट करके एक सरल रेखा की दिशा में गति करनी शुरू कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 150 आपको 149 दे रखा है। कोई सेव किसी वृक्ष से पृथ्वी पर और पृथ्वी व सेव के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी द्वारा सेव पर आरोपित बल का परिमाण F1 है तो सेव द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिमाण F2 है। तो इसमें आपको मिलेगा कि F1 और F2 जो है वो दोनों बराबर होने वाले हैं, यानी कि जितना सेव पृथ्वी पर बल लगाएगी उतना ही बल है वो पृथ्वी के द्वारा सेव पर लगाया जाएगा, यानी कि F1 व F2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 150 आपको दे रखा है। जब दाब बढ़ाया जाता है तो घी व मोम जैसे पदार्थों के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि अगर आप दाब बढ़ा रहे हो तो घी और मोम जैसे पदार्थों के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो इसमें आ जाएगा, इनका गलनांक जो है वो बढ़ जाता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे भाई आपके माइनर टेस्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन साइंस मैथ का। और कैसा लगा सॉल्यूशन, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और अगर आप नए हो चैनल पर और पहली बार क्लास देख रहे हो तो इससे पहले हमने माइनर टेस्ट नंबर 3, माइनर टेस्ट नंबर 2 और माइनर टेस्ट नंबर 1 भी सॉल्व करवाया है, तो जाकर के ज़रूर देखिएगा और आपकी तैयारी को अच्छा कीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।